गुड आफ्टरनून ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने इशू ऑफ शेयर कैपिटल का रिवीजन शुरू किया था और हमने अभी कुछ बेसिक एंट्रीज की बात की थी कि एप्लीकेशन पर क्या एंट्रीज होती हैं, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, फाइनल कॉल पर, प्रीमियम पर अगर हम शेयर्स इशू करते हैं तो फिर प्रीमियम कैसे कैसे आता है, एप्लीकेशन पर कैसे आता है, अलॉटमेंट पर कैसे आता है। फिर हमने कॉल्स एंड एरियर्स के ऊपर बात करी और हमने फिर कुछ एग्जाम एमसीक्यूज भी देखे। तो आज की क्लास में हम अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, तो बिना देरी के हम जल्दी से अपने इस इशू ऑफ शेयर कैपिटल के रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सिक्स्थ कॉन्सेप्ट, वो है कॉल्स इन एडवांस पर। जैसे कॉल्स इन एरियर में क्या था, हमने पैसे मंगवाए लेकिन सामने वाले ने दिए नहीं। यहां पर उल्टा है, यहां पर क्या है कि हमने जो पैसे अभी मंगवाए भी नहीं है वो भी पैसे पहले ही मुझे मिल चुके, मतलब कुछ शेयर होल्डर्स ने मुझे फ्यूचर के इंस्टॉलमेंट्स के पैसे पहले ही दे दिए। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए हमारी कंपनी के टोटल 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है जी, टोटल 10,000 शेयर्स हैं और हमने कहा भाई हम ना इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोल देते हैं, एप्लीकेशन। दूसरे इंस्टॉलमेंट को हम बोल देते हैं अलॉटमेंट और तीसरा इंस्टॉलमेंट को हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल देते हैं। मैं यहां पर फाइनल कॉल बोल देता हूं, ठीक है जी। और हमने कहा भाई 4 रुपए हम एप्लीकेशन पर मंगवा लेंगे, 5 रुपए अलॉटमेंट पर मंगवा लेंगे, 1 रुपी हम फाइनल कॉल का मंगवा लेंगे और टोटल हमारे हो जाएंगे 10 रुपए। और ऐसे हमारा शेयर जो है वो फुली पेड अप बन जाएगा जब तीनों कॉल मंगवा लेंगे। मान लीजिए एप्लीकेशन मेरा आ चुका और मैं ना अब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने जा रहा हूं। मुझे बताइए जब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो हम ड्यू करेंगे। हम पहले लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इस स्टेज तक हमें पता लग चुका होता है कि हमारे कौन कौन लोग हैं जो हमारे शेयर्स में इंटरेस्टेड है, तो हम ड्यू की एंट्री कर देते हैं। ये वाली जो एंट्री है ये किसकी एंट्री है? ये ड्यू की एंट्री है। कितने रुपए से करोगे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 50,000 रुपए मैंने ड्यू कर दिए। और मेरे सारे के सारे जो शेयर होल्डर हैं, बड़े प्यारे शेयर होल्डर हैं, किसने भी पैसे नहीं रोके, सबने पैसे दे दिए। तो हम पैसे रिसीव करने की एंट्री क्या पास कर देंगे? पैसे रिसीव करने की एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरे के पूरे 50,000 रुपए आ गए। इतना समझ में आता है? ड्यू किया, रिसीव किया, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ ऐसे शेयर होल्डर निकले, कुछ ऐसे शेयर होल्डर निकले, वो कहते हैं भाई ये ना बार बार चिट्ठियां मत भेजा करो हमारे घर पर, आप ऐसा करो हमसे ना फ्यूचर के पैसे भी अभी ले लो। कहता जो ये फाइनल कॉल 1 रुपए की चिट्ठी तुम फिर से बाद में भेजोगे, बार बार तंग मत करो, अभी से ले लो हमसे। मतलब कुछ शेयर होल्डर ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि हमसे अभी ही फाइनल कॉल के पैसे भी ले लो। मान लीजिए ये जो अलॉटमेंट का पैसा हमने मंगवाया, ये मंगवाया सपोज फरवरी के महीने में, ठीक है जी। और हमने सोचा है कि जो हम फाइनल कॉल मंगवाएंगे वो मई के महीने में मंगवाएंगे, मई के महीने में मंगवाएंगे। लेकिन अभी जब फरवरी का महीना ही चल रहा था, अलॉटमेंट का पैसा दिया, कुछ लोगों ने एक और चेक काट के भेज दिया साथ में। कहा ठीक है अलॉटमेंट के पैसे तो रखो, साथ में हमें बोल दिया कि तुम हमसे ना आगे के पैसे भी ले लो। ये कितने लोग थे? ऐसे लोगों के पास 2,000 शेयर थे। 2,000 शेयर पर मुझे फाइनल कॉल का पैसा ये वाला 1 रुपये भी दे दिया गया और मैंने इसको फिर एंट्री में कर दिया। मैंने कहा ठीक है अब पैसा आया है तो बैंक तो डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट क्या करूं? मैंने कहा क्रेडिट करेंगे, हम एक नया खाता खोलेंगे। इस नए खाते का नाम होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्या नाम है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये एंट्री भी कब हो रही है? ये एंट्री भी फरवरी के महीने में ही हो रही है, फरवरी के महीने में भी हो रही है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये जो दोनों एंट्री है ना, ये कंबाइन करके पास होती है। बैंक अकाउंट डेबिट 52,000 रुपए, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस 50 और 2 ऐसे होता है। लेकिन अभी मैं आपको सारे लेजर्स का फ्लो सिखा सकूं इसलिए मैंने इसको फिलहाल अलग अलग रखा है, ठीक है जी। अब ध्यान रखें फरवरी चल रहा है, अभी मेरे को अगली कॉल कब मंगवानी है? मई में मंगवानी है। अब मार्च आ गया, मुझे अपनी किताबें क्लोज करनी है। अब किताबें क्लोज करूंगा तो उसमें अपने सारे लेजर्स दिखाऊंगा, सारी बनाऊंगा ना, बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, बैलेंस शीट में सारे बैलेंसेस दिखाने पड़ेंगे। अच्छा अब मान लो 31 मार्च आ गया बीच में, मई में मैं अभी फाइनल कॉल मंगवाऊंगा, अभी मंगवाई नहीं है। मुझे 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट मतलब शीट ऑफ बैलेंसेस, वहां पे सारे बैलेंसेस दिखाए जाएंगे। तो आप जरा देखिए ये जो आपने अभी तक जितनी एंट्रीज पास करी हैं, किस किस का बैलेंस बचा हुआ है? सर देखो शेयर अलॉटमेंट का तो बैलेंस क्लोज हो चुका है। आपने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया, अकाउंट इज क्लोज्ड। जिसका अकाउंट क्लोज हो गया वो बैलेंस शीट में क्यों आएगा? बैलेंस शीट में बैलेंसेस आते हैं, बैलेंस ही नहीं है तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। नहीं, सीधी सीधी बात है। और अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक का खाता जो है वो 2 बार आपने डेबिट किया है, एक बार 50 से, एक बार 2 से। मतलब अगर मैं कहूं बैंक अकाउंट कितने से डेबिट है? 52 से।
शेयर कैपिटल क्रेडिट है 50 से और 2000 रुपए कॉल्स इन एडवांस, मतलब जो 52,000 रुपए आए हैं 50,000 तो कैपिटल के नाम के आए हैं और 2000 रुपए जो है वो किसके आए हैं, 2000 रुपए हमारे फाइनल कॉल के अभी आ गए हैं जो हमने अभी मंगवाए भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बैलेंस शीट में ये सारे बैलेंसेस आप कहां शो करेंगे। देखो शेयर कैपिटल तो सीधे सीधे हम जानते हैं मालिकों का पैसा है, तो ये तो शेयर होल्डर फंड्स में आ जाएगा, ठीक है ना। बैंक आप पता है ये एसेट साइड पे आएगा, करंट एसेट्स में। सवाल ये उठता है कि ये कॉल्स इन एडवांस ये कहां शो करोगे आप, सर शो कहां करना है, इसमें सोचने वाली बात क्या है, मालिकों से तो आया है तो उसको भी दिखाओ शेयर होल्डर फंड में। ना 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 ना, अभी मैं फाइनल कॉल रिसीव करने के लिए लीगली अगर मैं देखूं तो मैंने फाइनल कॉल अभी मंगवाई नहीं है, कुछ लोगों ने दे जरूर दिए हैं, लेकिन अभी मैं इसको शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं मान सकता, अभी मैं इसको मालिकों का पैसा नहीं मान सकता। जब तक मैं फाइनल कॉल ड्यू नहीं कर लेता, फाइनल कॉल मंगवाने का मेरे पास हक नहीं था, मैंने मंगवा लिया है। अब ध्यान रखें, जब तक आप फाइनल कॉल नहीं मंगवाते ये आपके लिए सरदर्दी है, आपके लिए टेंशन है, और टेंशन कहने का मतलब है आपके लिए उधार है, डेट है, डेट है, क्या है, उधार, डेट। तो भले ही ये मालिकों से आया है पर मालिकों से अभी ये कैपिटल के नाम का मैं नहीं बोल सकता, अभी कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल ये बन जाएगी, जानता हूं बन जाएगी, कब बन जाएगी, मई में बनेगी। मई में जब मैं फाइनल कॉल ड्यू करूंगा तब ये कैपिटल बन जाएगी, लेकिन जब तक मैं कैपिटल नहीं मंगवाता, वो फाइनल कॉल ड्यू नहीं करता, तब तक ये सरदर्द है, मतलब एक उधार है, उधार मतलब डेट है, और डेट है तो शेयर होल्डर फंड में नहीं, लायबिलिटीज में आएगा। और कौन सी लायबिलिटी में, कितने महीने के लिए ये लायबिलिटी, 2 ही महीने के लिए तो है, इसका मतलब ये करंट लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि मई के महीने में मंगवा लूंगा पैसा मैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आप समझिए, मैं अगर मान लो फाइनल कॉल नहीं मंगवाता और उससे पहले मेरे पास फाइनल कॉल के कुछ पैसे आ जाए, और बीच में अगर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़े तो बैलेंस शीट में इस कॉल्स इन एडवांस को कहां शो करोगे, ये आपके लिए डेट है, ये कोई कैपिटल का पैसा फिलहाल नहीं है, ये कैपिटल का पैसा बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा, जब फाइनल कॉल मंगवाओगे। मान लीजिए अब मई का महीना आ गया, मई का महीना आएगा तो पहले क्या करोगे, सर मई के महीने में हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, पहले एंट्री क्या पास करोगे, सर शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, सर 10,000 शेयर है, 1-1 रुपए की फाइनल कॉल है, तो 10,000 रुपए से होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब रिसीव करना है, क्या आपको वो लोग भी दे देंगे जिनके पास वो 2000 शेयर थे जो पहले से दे चुके, नहीं सर वो क्यों देंगे, वो तो दे चुके। तो अब हमें जो पैसा रिसीव होगा वो 8000 शेयर पर रिसीव होगा, इसका मतलब हमारे पास 8000 रुपए आएंगे। और ध्यान रखें, जब जब शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट खुलता है, अलॉटमेंट का अकाउंट खुलता है, तो जितने से क्रेडिट होता है उतने से डेबिट होता है, मतलब जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है। तो शेयर फाइनल कॉल भी जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट हो जाएगा, मतलब इसको तो आपको 10,000 से खत्म करना ही है। ये शेयर फाइनल कॉल जितने से आपने डेबिट किया है उतने से ही क्रेडिट होगा। सर तो सर 2000 क्या डेबिट करें, 2000 डेबिट किसको करोगे, सोचो। अब क्या ये कॉल्स इन एडवांस, क्या ये कॉल्स इन एडवांस अब एडवांस रही, नहीं, ये एडवांस तब तक है जब तक फाइनल कॉल मंगवा नहीं लेते। अब तो फाइनल कॉल मंगवा लिया है, इसलिए इस खाते को मैं अब यहां पर क्लोज कर दूंगा, यहां पर कॉल्स इन एडवांस का खाता खुलेगा, खुलेगा नहीं सॉरी, बंद होगा, खुल तो चुका था पहले ही। कब खुला था, फरवरी के महीने में खुला था, और ये कौन सा महीना चल रहा है, मई के महीने में इस कॉल्स इन एडवांस के खाते को बंद कर दिया जाएगा। ये कॉल्स इन एडवांस का खाता बंद हो गया। जैसे हमने कहा था कि कॉल्स इन एरियर का खाता कब खुलता है, जब कोई सामने वाला पैसे ना दे, और वो बंद कब हो जाएगा, जब वो पैसे दे देगा। जब वो पैसे दे देगा तो क्या एंट्री कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। और अगर वो नहीं देगा, कभी नहीं देगा, तो हमने कहा वो आगे चल के देखेंगे, फॉरफिचर के टाइम पे कॉल्स इन एरियर का खाता फिर बंद कर देते हैं अगर उसने पैसे दिए ही नहीं। मतलब कॉल इन एरियर का खाता बंद हो जाता है जब वो रिसीव हो जाता है। कॉल्स इन एडवांस का खाता खोला गया है तो कभी तो खत्म होगा, कभी तो बंद होगा। हर कुछ मिटता है तो वो भी तो मिटेगा, नहीं तो वो कब मिटेगा, वो मिटेगा जब हम फाइनल कॉल जो है जब हम ड्यू कर लेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री के टाइम पर हम कॉल्स इन एडवांस के खाते को बंद कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि कॉल्स इन एडवांस तब तक ही जीवित रहेगा जब तक वो कॉल ड्यू नहीं हो जाती, और जैसे ही वो कॉल ड्यू हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस का खाता खत्म। और कारण बहुत ऑब्वियस है कि जब वो कॉल आप मंगवा चुके तो एडवांस कहेगा, वो एडवांस तब तक ही एडवांस है जब तक आपने मंगवाया नहीं, मंगवाते ही कॉल्स इन एडवांस का खाता क्लोज्ड। मतलब ये कि अब मुझे इस डेट के बाद, मई के बाद मैं कभी भी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्या अब कॉल्स इन एडवांस का खाता दिखेगा, नहीं दिखेगा।
कैसे दिख सकता है? आप देखिए यहां पर कॉल्स ने एडवांस क्रेडिट हुआ और कॉल्स ने एडवांस यहां डेबिट हुआ, अकाउंट क्लोज हो गया। नहीं तो बैलेंस शीट में अब आएगा नहीं क्योंकि बैलेंस नहीं बचा। अब यहां ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने पूरे के पूरे 10 रुपए मंगवा लिए, फ्यूचर में अब कुछ मंगवाने को है ही नहीं, मतलब ये कह रहा हूं कि शेयर जो है वो फुली कॉल्ड अप है। अगर शेयर फुली कॉल्ड अप है तो क्या मुझे बताइए कॉल्स इन एडवांस का खाता हो सकता है? जब फ्यूचर में कुछ मंगवाने को बचा ही नहीं तो कॉल्स इन एडवांस का खाता कैसे होगा? कहने का मतलब ये कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको कहे कि शेयर फुली कॉल्ड अप है तो उस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस हो ही नहीं सकता। मतलब कॉल्स इन एडवांस एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है, अगर शेयर पार्टली कॉल्ड अप है। अगर हमने मान लो 10 में से 6 मंगवाए हैं तभी तो पॉसिबल है ना कि किसी ने फ्यूचर के पैसे दे दिए हों। जब मैं पूरे ही 10 मंगवा चुका तो फ्यूचर में कुछ बचा ही नहीं है मंगवाने क्यों, तो कहां से कॉल्स इन एडवांस होगा? तो कॉल्स इन एडवांस ऐसे केसेस में नहीं पॉसिबल जहां पर शेयर फुली कॉल्ड अप है, और ऐसे केसेस में पॉसिबल है जहां पर शेयर पार्टली कॉल्ड अप है। ठीक है ना? अच्छा, अब जिस तरीके से कॉल्स इन एरियर जो था वो हमें मंगवाना था, हमें किसने नहीं दिया, हमारा हकता नहीं दिया, तो हमने सामने वाले से कहा भाई तेरे को ब्याज देना पड़ेगा। यहां पर क्या है? यहां पर ये जो है ये हमारे सर पे उधारी आ गई है, हमें किसने फ्यूचर के पैसे पहले ही दे दिए। अब क्योंकि ये मेरे लिए उधारी है, ध्यान रखना ये डेट है मेरे लिए, और डेट पर क्या देना पड़ सकता है? इंटरेस्ट। इस बार हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कुछ कहता है, और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं कुछ कहेगा तो फिर क्या लगेगा? टेबल एफ। और टेबल एफ में यहां पर रेट प्रिस्क्राइब्ड है मैक्सिमम 12% पर एनम। कॉल्स एरियर के लिए कितना था? 10% पर एनम। मतलब आप ये समझना, ज्यादा देने पर विश्वास रखो क्योंकि हमें कॉल्स ने एडवांस पर ब्याज देना है। कभी कंफ्यूज होगा ना कि 10 एरियर का था कि एडवांस का था, या 12 एरियर का था कि एडवांस का था, तो हमेशा याद रखो कि हमेशा ज्यादा देने में विश्वास रखो। जब देने की बात आए ना, ज्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां देंगे कब? जब कॉल्स एडवांस होगा तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा मतलब देंगे कितना? मैक्सिमम रेट कितना प्रिस्क्राइब्ड है? 12%। वैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है, लेकिन अगर आर्टिकल्स नहीं बताएगा तो कॉल इन एरियर की तरह यहां पर भी टेबल एफ को हम देखेंगे, वहां पर 12% पर एनम का रेट प्रिस्क्राइब्ड है। तो 10% और 12%, 10% कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट रेट है, 12% कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट है। कॉल्स इन एडवांस पर हमें इंटरेस्ट देना है, कॉल्स इन एरियर पर हमें मिलता था, क्योंकि कॉल इन एरियर वो अमाउंट है जो हमें मिलना चाहिए था पर सामने वाले ने दिया नहीं, तो हमने कहा तेरे से इंटरेस्ट लेंगे। यहां पर सामने वाले ने मुझे पहले से ही फ्यूचर का पैसा दे दिया, तो मेरे पास एक अमानत आ गई, तो इस अमानत पर मैं क्या दूंगा? मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, और वो इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं? 12% पर एनम। अब यही सब बातें हमने लिखी हैं, एक बार उनको पढ़ लेते हैं। अब कॉल्स इन एडवांस के बारे में देखो क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड विच हैज नॉट बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। ऐसा अमाउंट अगर हमें मिल जाए जो हमने अभी तक मंगवाया नहीं, उसको हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और कॉल्स इन एडवांस की सिंपल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट करो क्योंकि पैसा आया है, और कॉल्स इन एडवांस का खाता खोल दो। जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल में हमें अलॉटमेंट के टाइम पर ही, मतलब फरवरी के महीने में ही क्या मिल गया था? हमें फरवरी के महीने में ही फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, तो हमने क्या एंट्री कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ऐसे किया। फिर हमने सब्सिक्वेंटली जब वो फाइनल कॉल ड्यू करी, फिर हमने ये कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करी। ठीक है, यहां पर यही बात लिखी है, सब्सिक्वेंटली व्हेन द कॉल इज मेड फॉलोइंग एंट्रीज आर जनरलाइज्ड। ये जो काम हुआ है, ये जो एंट्री हुई है, ये कब हुई है? ये फरवरी में हुई थी। और ये जो आगे की जो सब्सिक्वेंटली वर्ड लिखा है, ये वाली एंट्रीज कब हुई हैं? ये वाली एंट्रीज मई के महीने में हुई हैं। मई के महीने में हमने क्या किया? पहले ड्यू की एंट्री कर दी, और ड्यू करने के बाद हमने कहा भाई क्योंकि कुछ पैसे पहले ही आ चुके हैं तो बैंक अकाउंट हम कम अमाउंट से डेबिट करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट से डेबिट करेंगे। 8,000 रुपए किया, और जो अमाउंट पहले ही आ चुका था, हमने जो पहले कॉल्स ने एडवांस का खाता खोल रखा था, वो डेट अब हमारा डेट नहीं रहेगा। वो उधारी तब तक ही उधारी है जब तक वो जो है हमने कॉल मंगवाई नहीं। जैसे ही वो कॉल मंगवा लेंगे, अब ध्यान रखें, वो पैसा जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। आप देखिए, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, मतलब जो रिमेनिंग पैसा मंगवा लिया, और कॉल्स ने एडवांस को डेबिट करके कहां ट्रांसफर कर दिया? आपने शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में। और शेयर फाइनल कॉल बेसिकली कहां गई है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो अगर आप इन एंट्रीज का जो क्रक्स देखोगे, यहां पे क्रक्स देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ध्यान से प्लीज देखिए, पेन छोड़ दीजिए अपने प्लीज, यहां पर देखिए सामने। इन एंट्रीज का क्रक्स देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? हमें दिख रहा है कि शेयर फाइनल कॉल का खाता क्लोज दिख रहा है आपको। कॉल्स इन एडवांस का खाता क्लोज। व्हाट इज द नेट एंट्री? सर बैंक अकाउंट डेबिट 8 और 2, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट 2000, 8000 कितना हो गया 10,000, और शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट 10,000। इसका मतलब ये कि वो कॉल्स इन एडवांस का पैसा भी अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर हो चुका है, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। मतलब पहले ये एक करंट लायबिलिटी था। कब तक करंट लायबिलिटी था? जब तक हम वो कॉल मंगवा नहीं लेते, और जब जैसे ही वो कॉल मंगवा लेंगे वो करंट लायबिलिटी से शिफ्ट होके शेयर कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, मतलब शेयर होल्डर फंड में चले जाएगा। ऐसे कुछ हो रहा है। तो यही सब एंट्रीज हमने यहाँ पर जो है वो लिखी है। आइए जरा आप कुछ नोट्स भी देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या नोट्स हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा एनी कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस शुड बी शोन एज करंट लायबिलिटी। कैसे शो करेंगे इसको? करंट लायबिलिटी। क्यों करंट लायबिलिटी शो कर रहे हैं? बिकॉज ये डेट है। ये वर्ड ध्यान रखना, कॉल्स इन एडवांस इज डेट टू कंपनी। ये उधार है कंपनी के लिए, ये कोई मालिकों का पैसा फिलहाल नहीं है। और क्योंकि ये उधार है, क्या उधार के पैसे पे हम डिविडेंड पे करते हैं? नहीं, अभी तो हमने पैसे मांगे ही नहीं। हमने सबसे तो नहीं मांगे ना, कुछ लोगों ने दिए। जब सबसे मांग लेंगे तब वो हमारी कैपिटल बनेगी, तब दे देंगे डिविडेंड। लेकिन जब तक सबसे नहीं मांगते तब तक वो उधार है। उधार पे दिया जाता है इंटरेस्ट, इसलिए कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट की बात होगी। और एक ही तो चीज देंगे, या तो इंटरेस्ट देंगे या डिविडेंड देंगे। डिविडेंड यहां पर देंगे नहीं क्योंकि अभी वो कैपिटल हम मान ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब नो डिविडेंड कैन बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेबल टू शेयर होल्डर एज पर रेट स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स। और अगर आर्टिकल्स साइलेंट होते हैं तो तब टेबल एफ देखते हैं, और टेबल एफ में जो मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब है वो कितना प्रिस्क्राइब है? 12%। और फिर हम कह रहे हैं कि जो ये इंटरेस्ट हम दे रहे हैं ना, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप मुझे बताइए, अगर हम नॉर्मल डेट पर, नॉर्मल किसी उधार पर ब्याज पे करते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इट्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब यह है कि ये टैक्स बेनिफिट के लिए, मतलब जो टैक्स से पहले वाले प्रॉफिट है हमें डेबिट करना अलाउड है। इस खर्चा, ये एक नॉर्मल खर्चा है, ये खर्चा माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उस पर टैक्स पे करना है। या फिर हम जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है वो एक एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन मतलब पहले टैक्स टूक सब दे दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड बचता है। तो कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मालिकों को ही तो दिया है। अरे मालिकों को दिया है, लेकिन उस पैसे पे दिया है जो जिसपे उसका अभी मालिकाना हक है नहीं, वो भी उधारी है। इसलिए मैं इस पैसे के लिए उनको मालिक मान ही नहीं रहा। और जैसे डेट के इंटरेस्ट को हम बोलते हैं इट्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी तो एक डेट ही है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से। मतलब ये कि आपको डेबिट करना ही करना है, प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन डिविडेंड हम कब देते हैं? जब प्रॉफिट होते हैं तभी देते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल एक खर्चे की तरह ही इसको ट्रीट करो, और इसको आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो। यही बात यहां पर लिखी है। मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 से हमको आगे बढ़ना है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस कैन बी चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स हम चार्ज करते हैं सामने वाले से, और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, चार्ज एंड प्रोवाइडेड। मैक्सिमम रेट्स फॉर विच आर, कंपनीज एक्ट 2013 में जो ये रेट्स गिवन है वो कहां पे गिवन है? शेड्यूल 1 टेबल एफ। टेबल एफ में हमें बता रखा है कि 10% है कॉल्स इन एरियर्स के लिए, 12% है कॉल्स इन एडवांस के लिए। भूल जाओ तो क्या याद रखना, जब देने की बात आए तो ज्यादा देने पे विश्वास रखो। ठीक है ना, तो हमें कॉल्स इन एरियर का 10% और कॉल्स इन एडवांस का 12%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर टेबल एफ कितना है? 12% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखता है? एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 25 रुपए। अलॉटमेंट की डेट दी हुई है। डेट देने का मतलब आप समझते हैं ना, ये हमसे पक्का इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेट करवाएगा। फिर फाइनल कॉल की भी डेट दे रखी है। कह रहा है अलॉटमेंट की डेट है 1 जुलाई, फाइनल कॉल की डेट है 1 सितंबर। और कहता है ऑल दी शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड। ठीक है जी। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स पेड दी होल अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। कहता एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास टोटल 500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट की डेट पर ही, इसी डेट पर ही सारे के सारे पैसे दे डाले। इसका मतलब ये हुआ 500 शेयर्स पर मुझे अलॉटमेंट की डेट पर ही फ्यूचर के 50 रुपए भी मिल गए। फ्यूचर के 50 रुपए कौन से वाले हैं? ये वाले हैं। अलॉटमेंट की डेट पर ही मुझे फ्यूचर के भी 50 रुपए मिल गए। मतलब उसने मुझे फ्यूचर में जो 25,000 देने थे, भाई 500 शेयर्स हैं, एक शेयर का अमाउंट 50 रुपए का है, तो 500 × 50 कितना हो गया? 25,000। फ्यूचर के 25,000 उसने मुझे पहले दे दिए। या फिर ये कहें जो 25,000 उसको मुझे 1 सितंबर को देने चाहिए थे, वो मुझे 1 जुलाई को ही दे बैठा। जो 25,000, भाई वो अगर देखें वो लीगली मुझे देने के लिए कब लायबल था? 1 सितंबर को, लेकिन उसने कब दे दिए? 1 जुलाई को ही दे दिए, अलॉटमेंट की डेट पर दे दिए। कितना टाइम पहले दे दिए?
सर 1 जुलाई को मतलब जुलाई का महीना पूरा यूज किया हमने उस पैसे को, 1 जुलाई को दिए हैं, अगस्त का भी हमने पूरा महीना यूज किया, सितंबर की पहली को तो ले नहीं थे, देखा जाए तो 2 महीने पहले दे दिए, तो मुझे इस 2 महीने का ब्याज देना है, सिंपल सी बात है। मुझे पहले ये बताइए इस क्वेश्चन में आप इंटरेस्ट का रेट क्या देंगे? सर क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखा तो टेबल एफ लगाते हैं, टेबल एफ कितना बोलता है 12%, तो 12% यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। तो लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन calls in advance is paid at the rate of 12% per annum। हमें कॉल्स इन एडवांस मिला कितना है पहले ये तो बताइए। सर कॉल्स इन एडवांस जो हमको रिसीव हुई है वो हुई है 500 शेयर्स पर 50 रुपए के हिसाब से हमको 25,000 रुपए रिसीव हो गए हैं। कौन सी तारीख को रिसीव हो गए हैं? सर 1/7/2014 को रिसीव हो गए हैं, जबकि हमें मिलने चाहिए थे 1/9 को। तो फाइनल कॉल जो है वो बेसिकली ड्यू कब थी? फाइनल कॉल इज ड्यू ऑन 1 September 2014, therefore interest for 2 months will be paid। इंटरेस्ट फॉर 2 months will be paid। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? जितना भी कॉल्स ने एडवांस का अमाउंट है 25,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और मल्टीप्लाइड बाय कितना पहले मिल गया? 2 महीने पहले मिल गया। इसको जरा कंप्यूट करके बताएं। 500 रुपये आता है। डी इज द आंसर। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में हमारी शेयर कैपिटल जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। पहले आप ये तो समझते ही हैं कि जो हमारी शेयर कैपिटल है वो एक बैलेंस शीट आइटम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आ नहीं सकती। इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन कहां पर होगा? बैलेंस शीट में होगा। अब अगर किसी भी कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे ना, एनुअल रिपोर्ट जब देखोगे तो वो बड़ी मोटी सी होती है, 150 200 पेजेस की होती है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी कितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है उसके हिसाब से उसके एनुअल रिपोर्ट का साइज जो है मैटर कर जाता है, पर अच्छी खासा साइज होता है, 150 200 पेजेस की होती है। लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पेज खोलोगे, बैलेंस शीट का पेज खोलोगे, तो वहां दिखेगा अरे एक ही पेज, 2 पेज में खत्म, और उसके पीछे फिर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बैलेंस शीट होती है उसमें सारी फाइनल फिगर्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी फाइनल फिगर्स होती हैं। अगर आपको वो फिगर का कैलकुलेशन देखना है तो पीछे उसके वर्किंग्स होती हैं। मतलब हम जो हमारे अकाउंट्स हैं उसके पीछे नोट्स बनाते हैं और उसको बोल देते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ये कुछ ऐसे समझ लीजिए मान लीजिए हम कंसोलिडेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में तो क्या होता था, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो 1-1.5 पेज में बन जाया करती थी, लेकिन उसके पीछे फिर कई सारे वर्किंग नोट्स बनते थे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स के, मिनॉरिटी इंटरेस्ट के, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के, ये सब बड़े सारे वर्किंग नोट्स बनते थे। तो ठीक ऐसे ही हमारे कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है फाइनली, तो वहां पर बैलेंस शीट और पीएनएल देखोगे तो 1-2 पेज में आ जाएगा, लेकिन उस बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स हैं, उस पीएनएल के जितने भी आइटम्स हैं, उनको डिराइव करने में, उनको कैलकुलेट करने में, या वो कैसे हमने जो फाइनल फिगर पे अराइव हुए वो कैसे हुए, उसकी सारी डिटेल पीछे नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन होती है। ठीक ऐसे ही यहां पर आप दिख रहा है। पहले तो ये जाने कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट आइटम है, और बैलेंस शीट में भी हम 2 लोगों का पैसा दिखाते हैं, बाहर वालों का, घर वालों का। बाहर वालों के पैसे को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर कैपिटल ऑफ कोर्स शेयर होल्डर फंड्स का हिस्सा है, यहां पर आता है, यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? शेयर कैपिटल की। और ये जो फिगर यहां लिखी है, अगर मुझे इसकी डिटेल देखनी हो, इससे रिलेटेड और जानकारी लेनी हो, तो लिखा हुआ है कि नोट नंबर 1 में चले जाइए। नोट्स टू अकाउंट्स पीछे हैं, नोट नंबर 1 में जाएंगे तो वहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यही नोट्स टू अकाउंट्स में हमने यहां पूरी जानकारी दे रखी है, और यहां पर मैं अब आपको इसको करने जा रहा हूं एक्सप्लेन। इस पर बन सकते हैं एमसीक्यू, तो ध्यान से प्लीज मेरी बातों को अब सुनिएगा। हमने ये वर्ड्स कई बार सुने हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कई बच्चे हो सकता है इन सब टर्म्स में कंफ्यूज्ड भी रहते हो, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। अब जो मैं डिस्कशन करूंगा हो सकता है आपका ये कंफ्यूजन अब दूर हो जाए। ठीक है जी। देखो हम ये जानते हैं कि कंपनी के, मैंने पहले भी बताया था, कंपनी के 2 काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कई सारे क्लॉजेस होते हैं, जिसमें से एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज।
जैसे और भी क्लॉज होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, एक क्लॉज कैपिटल क्लॉज होता है, उसमें जो है हमारी मैक्सिमम कितना कैपिटल हम रेज कर सकते हैं वो हमें मेंशन करना होता है। और क्योंकि वो मैक्सिमम कैपिटल है जो हम रेज कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते थे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कि इतना कैपिटल इशू करने के लिए हम ऑथराइज्ड हैं। क्या है? ऑथराइज्ड हैं। तो आप समझिए, जब हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम एक कैपिटल क्लॉज के अंदर अपनी मैक्सिमम जो कैपिटल हम रेज कर सकते हैं, मैक्सिमम जो हम पैसा रेज कर सकते हैं, वो वहां पर मेंशन होता है, क्योंकि वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान ही हमें बताना होता है। इसलिए इस ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का एक नाम और भी हो गया रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या नाम हो गया? रजिस्टर्ड कैपिटल। और क्योंकि कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट में फेस वैल्यू पर दिखाई जाती है, तो इसका भी फेस वैल्यू का अमाउंट दिखाया जाएगा, इसलिए इसका एक नाम और भी है नॉमिनल कैपिटल। क्या नाम है? ये नाम याद रखेंगे, जितनी बातें बोल रहा हूं सब पर एमसीक्यू बन सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें, ये कैपिटल वो है जो हम इशू नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इसके बराबर इशू कर दें, लेकिन अभी फिलहाल ये वो कैपिटल है जो हम मैक्सिमम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इशू कर सकते हैं। इसको अगर बढ़ाना है, बढ़ भी जाता है, कंपनीज एक्ट का प्रोसीजर फॉलो करो, और बढ़ाना चाहो तो ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा भी सकते हो, लेकिन जब तक ये मेंशन है तो हम मैक्सिमम इतना ही ऑथराइज, इतना ही कैपिटल जो है रेज कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा यहां पर? हमने पहला नोट लिखा कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है, इसके दो नाम और भी होते हैं, एक नाम रजिस्टर्ड कैपिटल और दूसरा नॉमिनल कैपिटल। ये कहां मेंशन होती है? कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या इतना बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर, बिल्कुल आई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा ठीक है, ये तो मैक्सिमम इशू कर सकते हैं हम, लेकिन अभी जो यहां पर हमारी मैक्सिमम जो कैपिटल है जो इशू हो सकती है वो 2 लाख रुपए की है, मतलब 20,000 शेयर है। हम अभी 16,000 शेयर इशू करना चाहते हैं। अगर हम 16,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, मतलब ये हमारी वो कैपिटल है जो हम एक्चुअली में अभी इशू करना चाहते हैं। इस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। ये वो कैपिटल है जिसके लिए हम प्रोस्पेक्टस लेके आए हैं। हम 16,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, तो हम इतना का प्रोस्पेक्टस लेके आए हैं, तो ये जो है ये इशूड शेयर कैपिटल है। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछूं कि 20 लाख रुपए की कैपिटल हम मैक्सिमम रेज कर सकते हैं, 16 लाख रुपए की कैपिटल रेज करने का अभी हमारा इंटेंशन है, तो बची हुई 4 लाख क्या हो जाएगी? अनइशूड शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, अभी आगे जाके मैं अनकॉल्ड कैपिटल भी बोलूंगा। अभी क्या बोल रहा हूं? अनइशूड, ऐसी कैपिटल जो इशू ही नहीं हुई, अनइशूड शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं अनइशूड शेयर्स में? 4,000 शेयर्स है। कैपिटल अगर अमाउंट में देखोगे 40,000 रुपए की हमारी यहां पर क्या हो जाएगी? अनइशूड शेयर कैपिटल। तो कहने का मतलब ये कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का और इशूड शेयर कैपिटल के डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं? अनइशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो है जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में मेंशन है, वहां पर जो कैपिटल है उसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम है। अगर हमारा इंटेंशन कम इशू करने का है तो ठीक है, कम इशू कर लीजिए, और जितना हम इशू करने का इंटेंशन रखते हैं उसको हम बोल देते हैं इशूड शेयर कैपिटल। तो आइए जरा देखिए, हमने अगला नोट क्या लिखा? हमने कहा जो ये अनइशूड शेयर कैपिटल है, ये कैसे निकलती है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से इशूड शेयर कैपिटल को माइनस कर दीजिए। हमारे इस एग्जांपल में 2 लाख में से 1,60,000 को माइनस कर दीजिए, और ये अनइशूड कैपिटल कहीं भी बैलेंस शीट में शो नहीं होती। हम 40,000 तो हमने कहीं नहीं लिखा, हमने 2 लाख लिखा, हमने 1,60,000 लिखा, 40 तो कहीं नहीं लिखा। ये क्यों नहीं लिखा? अपने आप से इंप्लाइड है। 2 लाख रुपए तो रेज किए जा सकते हैं, हम अभी 1,60,000 ही रेज कर रहे हैं। देखने में अपने आप इंप्लाइड है कि हाँ, जो रेज नहीं किया वो 40,000 है, लेकिन वो 40,000 अलग से कहीं शो नहीं होता। इवन अभी हम देखेंगे, शो तो कुछ भी नहीं होता, शो तो सिर्फ एक ही अमाउंट होता है, लेकिन वो आगे की डिस्कशन है। इसके बाद हमने जब प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स जब हमने एप्लीकेशन इनवाइट करी, एक तो क्या है कि हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। हमने 16,000 की एप्लीकेशन इनवाइट करी, आ गई हमारे पास 80,000 की एप्लीकेशन, 5 गुना हमारा जो इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो हम फिर वहां पे क्या करते हैं? प्रोराटा। हमने जितने प्रोस्पेक्टस में लिखे हैं उतने ही शेयर इशू करते हैं, भले ही ज्यादा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इशू 16,000 करेंगे, बाकियों को नाराज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही 16,000 एग्जैक्ट भी आ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी रेयर रहती है, लेकिन 16,000 से कम भी तो आ सकते हैं। लेकिन हमें कम से कम कितने चाहिए होते हैं? 90%, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता, सारा रिफंड करना पड़ जाएगा। तो अभी हमने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर जनरली इशूड और सब्सक्राइब्ड, मतलब जितना हम इशू करना चाहते हैं और सामने वाला सब्सक्राइब हो गया, वो जनरली दोनों बराबर होते हैं। ये जनरली दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि अंडरराइटिंग भी होती है, तो जनरली दोनों बराबर होते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे समझाना था, तो हमने माना कि मिनिमम से ज्यादा आ गया, मिनिमम की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, लेकिन पूरा भी नहीं आया,
16,000 कहा था, 15,000 की हमें एप्लीकेशन आई, तो हमने कहा ठीक है, ये जो 15,000 की एप्लीकेशन आई, हमें 1,000 का शॉर्टफॉल पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे ही काम चला लेंगे। तो जितना हमारा इंटेंशन था वो इशूड शेयर कैपिटल है, जितना एक्चुअली में सब्सक्राइब हुआ उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। हमने इशू करना चाहा 16,000, लेकिन एक्चुअली में इशू हो कितने पाए? 15,000। तो ये जो 15,000 है ये हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, ध्यान रखना। अब आगे के पर्पसेस के लिए, क्योंकि हम जोड़ना चाहते थे 16,000 लोगों को, मान लो हर एक को एक शेयर देते हैं, जोड़ना चाहते थे 16,000 लोगों को, लेकिन लोग जुड़ना ही कितना चाहते हैं? 15,000। तो अब बात 15,000 से होगी, ठीक है ना? अब बात कितनों से होगी? 15,000 से। अब हम इन 15,000 लोगों से, हमारी मर्जी है, हम एक बारी में 10 रुपए मंगवा लें, हम चाहते हैं कि नहीं अभी हम 2 रुपए मंगवाएं, 4 मंगवाएं, 6 मंगवाएं, बाकी बाद में मंगवाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आप देखोगे अब इन 15,000 लोगों से हम मैक्सिमम जो मंगवा सकते हैं वो 1.5 लाख रुपए है, लेकिन एज ऑन डेट हमने अभी सारे नहीं मंगवाए, हमने अभी मात्र 6 रुपए ही मंगवाए। फिर से बोलता हूं, ये 15,000 लोगों से हम जो मैक्सिमम मंगवा सकते हैं वो कितना मंगवा सकते हैं? 1.5 लाख रुपए, पूरे 10 रुपए अगर मंगवा लेते हैं। लेकिन एज ऑन डेट जहां हम खड़े हैं, अभी हमारी मान लो फाइनल कॉल मंगवाना पेंडिंग है, अभी हमने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मंगवाया है, और उन दोनों का मिला के 6 रुपए बनता है। तो जितना हमने अभी तक मंगवाया है, 6 कॉल्ड अप, जितना अभी तक हमने मंगवाया है, इसको बोल देते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोल देते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। ये 90,000 क्या हो गई हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। जितना हमने मंगवाया है, जैसे हम उसको कॉल्ड अप बोल रहे हैं, जो हमने अभी नहीं मंगवाया उसको क्या बोलना चाहिए? अनकॉल्ड अप कैपिटल। सिंपल। जिसको मंगवा लिया उसको कॉल्ड अप बोल रहे हैं, जिसको नहीं मंगवाएंगे उसको अनकॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। तो यही नोट अगर हम देखें यहां पर, द पोर्शन ऑफ इशू प्राइस, 10 रुपए हमारा यहां पर इशू प्राइस है, द पोर्शन ऑफ इशू प्राइस विच अ कंपनी हैज डिमांडेड और कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, उसको हम क्या कह रहे हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। हमारे इस एग्जाम्पल में 6 रुपए है ये, नहीं तो, और 15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। और बैलेंस विच द कंपनी हैज डिसाइडेड टू डिमांड इन फ्यूचर मे बी रेफर्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल। अब एक बात प्लीज ध्यान रखेंगे, हमने पहले बात करी थी अनइशूड शेयर कैपिटल की। हम जितना मंगवा सकते हैं ऑथराइज और जितना इशू करना चाह रहे हैं, उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं वो अनइशूड है, इशू ही नहीं की गई। लेकिन एक बार जब इशू हो जाता है और उसके बाद अगर हम जितना पैसा मंगवा सकते हैं, अगर वो सारा नहीं मंगवाते, तो जो नहीं मंगवाते उसको बोल देते हैं अनकॉल्ड, और जो मंगवा लेते हैं उसको बोल देते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या मुझे बताइए यहां पर बात समझ में आती है? हाँ सर, यहां पर बात समझ में आती है। अब यहां पर एक पॉइंट और है, जो ये 4 रुपए हैं, जो ये 4 रुपए हैं जिसकी बात अभी हो रही है, 15,000 इंटू 4, 60 कितना हो जाएगा? 60,000 रुपए। भाई 90,000 आपने मंगवा लिए हैं, जो ये 60,000 रुपए हैं, अगर आप इसका प्रण ले लें कि ये 60,000 रुपए जो हैं ये हम मंगवाएंगे, लेकिन लिक्विडेशन के टाइम पे मंगवाएंगे। मतलब जो अनकॉल्ड कैपिटल है, अगर आप इसके लिए एक प्रण ले लें, एक पहले से एक कसम खा लें कि मंगवाएंगे तो हम लिक्विडेशन के टाइम पे मंगवाएंगे, उससे पहले नहीं मंगवाएंगे, तो फिर इसी कैपिटल को हम रिजर्व कैपिटल बोलना शुरू कर देते हैं। फिर इस कैपिटल को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? रिजर्व कैपिटल। मतलब यही अनकॉल्ड कैपिटल के लिए अगर आप एक कसम खा लें कि इसको मंगवाएंगे तो लिक्विडेशन के टाइम पे ही मंगवाएंगे, तो इसको फिर रिजर्व कैपिटल बोलना शुरू कर देते हैं। ये सर कसम कहां खाते हैं हम? सेक्शन 65 में। वहां पर अगर हम एक रेजोल्यूशन पास कर दें कि भाई जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसको हम लिक्विडेशन के टाइम पे ही मंगवाएंगे, तो फिर हम बोलेंगे वो रिजर्व कैपिटल है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पूरे 4 रुपए के लिए कसम खाओ। जैसे कि हमने यहां पर देखा, हमारे यहां पर अभी हमने कितने रुपए मंगवाए हैं? अभी हमने 6 रुपए मंगवाए हैं। 15,000 शेयर से हमारे, हमने अभी 6 मंगवाए हैं। हमने कहा ठीक है 2 और मंगवा लेंगे, 2 के लिए कसम खा लेते हैं। मतलब अभी हमने कहा कि 15,000 इंटू 2 रुपए, मतलब 30,000 और मंगवा लेंगे तो 1 20 हो जाएगा, टोटल 1.5 लाख मंगवा सकते हैं। और 2 रुपए के लिए हम कसम खा ले कि इसको मंगवाएंगे, लेकिन जब कंपनी बंद करेंगे, लिक्विडेशन के टाइम पर मंगवाएंगे, तो फिर उस 2 रुपए के अमाउंट को, मतलब 15,000 इंटू 2, उसको बोलेंगे हम क्या? रिजर्व कैपिटल। मतलब ऐसा पोर्शन, ध्यान रखें, ये अनकॉल्ड कैपिटल का पोर्शन है। ये वो पोर्शन है अनकॉल्ड कैपिटल का जो हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी मंगवाना ही नहीं चाहते। तो ऐसे पोर्शन को हम फिर क्या बोल देते हैं? रिजर्व कैपिटल। आइए जरा इसको भी रीड कर लेते हैं। हमने कहा पहले तो इस बात को समझे, दिस इज द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। 15,000 इंटू 4 वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन में से जितने पोर्शन के लिए हम कसम खा लें कि इसको अभी नहीं मंगवाएंगे, हम लिक्विडेशन के टाइम पर ही मंगवाएंगे, ऐसे पोर्शन को हम रिजर्व कैपिटल बोल देते हैं।
इतना समझ में आता है। सबसे पहले हमने कहा ऑथराइज कैपिटल के दो नाम और है, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, और हमने फिर ये बोला ये वो कैपिटल है जो मैक्सिमम हम इशू कर सकते हैं, लेकिन हम उतना अभी इशू नहीं करना चाहते, हमने कम इशू किया, जितना इशू किया उसको इशूड शेयर कैपिटल बोला, और जो इशू नहीं किया उसको अनइशूड शेयर कैपिटल बोला। अनइशूड शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शो नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है कि ऑथराइज्ड और इशूड शेयर कैपिटल के डिफरेंस को अनइशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। अगर हम कहें कि हम इशू कर रहे हैं लेकिन सामने से इतनी सब्सक्रिप्शन ही नहीं आई, तो जितनी सब्सक्रिप्शन आई अगर वो हमारी जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 16,000 थी, 16,000 से जितनी कमाएंगी 90% लेकिन आनी चाहिए। अगर हमारे पास जैसे 15,000 आई तो हम बोलेंगे ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब अब हमें पता लग गया कि ये हमारे वो शेयर होल्डर हैं जो हमारे शेयर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अब हम उनसे पैसे मंगवाएंगे। अगर हम उनसे जितने पैसे मंगवा लेते हैं, अगर हम 10 रुपए मंगवाने का हक रखते हैं, हमने 6 मंगवाए, तो हम बोलेंगे ये 6 रुपए है ये कॉल्ड अप कैपिटल है, 4 जो है अनकॉल कैपिटल है। और ये जो अनकॉल कैपिटल अगर हम कहें कि हम वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाएंगे, लिक्विडेशन के टाइम पे मंगवाएंगे, तो इस अनकॉल्ड कैपिटल को ही हम रिजर्व कैपिटल भी बोल देते हैं। इतना क्लियर है? अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना, प्रैक्टिकली क्या होता है कि बस ऑथराइज्ड ही अलग होता है। ये जो इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल मैंने बताया नहीं भी, लेकिन ये सारी एक ही होती है। पहली बात तो हम पैसा टुकड़ों में मंगवाते नहीं, सारा पैसा वन शॉट मंगवाते हैं। ठीक है, हम जितना इशू करते हैं सारा ही सब्सक्राइब हो जाता है, क्योंकि अंडरराइटर बैठे हुए होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं। और क्योंकि हम सारा वन शॉट मंगवा लेते हैं, हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट का चक्कर रखते ही नहीं, तो कोई एरियर वेरियर का कोई दिक्कत नहीं, कोई रिजर्व कैपिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारा मंगवा लिया एक साथ, 10 के 10 रुपए एक साथ मंगवा लिए। तो जनरली क्या होता है, कभी आप देखोगे एक ही क्वेश्चन में लिखा होता है कि इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी इज दिस। ऐसे बोलते हैं ना, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी इज दिस। तो ऐसे जनरली लिखा हुआ होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये सारी एक जैसी होती है, पर थ्योरेटिकल डिफरेंस है, और इस थ्योरेटिकल डिफरेंस की वजह से एमसीक्यू बन सकता है। अब अगला सवाल, जिनसे पैसे हमने मंगवाने हैं, चिट्ठियां भेज दी हैं सबके घर में, अभी हमने देखा कॉल इन एरियर हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है हमको पैसे ना दे। जो लोग हमको पैसे नहीं देंगे वो हमारे लिए कॉल इन एरियर है, और कॉल इन एरियर है इसका मतलब हमने मांगे तो 90,000 रुपए हैं, हमने मांगे तो 90,000 हैं, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं दिए, और कुछ लोगों ने नहीं दिए, 4,000 रुपए नहीं आए, वो हमारे लिए कॉल इन एरियर है। तो ये जो 86,000 है, 90 तो मांगे थे, 4 नहीं दिए, तो आए जेब में कितने, 86। इस 86 का नाम होता है पेड अप कैपिटल। इस 86 का क्या नाम होता है, पेड अप कैपिटल। अब ना हम यहां पर एक बात और काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करेंगे। देखो, हमने ना जब कॉल्स इन एरियर के बारे में डिस्कशन किया था, तो हमने वहां पर ये बात नोटिस करी थी कि कॉल्स इन एरियर का जो अकाउंट है वो डेबिट होता है। ठीक है ना, हमने 10,000 रुपए मंगवाने थे, लेकिन हमें मिले 8,000 ही, तो हम 8,000 के लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते थे, और जो 2,000 नहीं मिलते थे उसके लिए हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट डेबिट कर देते थे। और डेबिट बैलेंस का मतलब सामने वाले से पैसे लेने हैं। आपको पता ना, डेटर जो होते हैं उनके बैलेंसेस डेबिट होते हैं। जब हमें सामने वाले से पैसे लेने होते हैं तो उसका मेरी किताबों में डेबिट बैलेंस होता है। जैसे जिसको देने होते हैं उनका बैलेंस हमारी किताबों में क्रेडिट होता है, लेकिन जिससे लेने हैं उसका बैलेंस मेरी बुक्स में डेबिट होता है। और डेबिट बैलेंसेस आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये बात समझ में आती है आपको? आप जरा सोचिए, डिबेंचर है, क्रेडिटर है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, बैंक लोन्स हैं, उनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं और वो लायबिलिटी साइड पे शो होते हैं। लेकिन ठीक ऐसे ही डेटर्स जो होते हैं वो एसेट साइड पे शो होते हैं, क्योंकि उनका बैलेंस डेबिट है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी से पैसा लेना होता है तो उसका बैलेंस डेबिट होता है, और डेबिट बैलेंस की वजह से बैलेंस के अकॉर्डिंगली देखोगे तो इट शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर ये तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, आप कॉल्स इन एरियर का खाता यहां कैसे दिखा सकते हो? आप ये तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, यहां पर हम कॉल्स इन एरियर्स को माइनस करके दिखा रहे हैं। जब मैं किसी डेबिट बैलेंस वाली आइटम को, मतलब एसेट साइड वाली आइटम को लायबिलिटी साइड पे उठा के लेके आता हूं, तो मुझे उसका जो साइन है वो चेंज करना पड़ेगा। मैं उसको प्लस की तरह नहीं दिखा सकता, उसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा। और ऐसा करते क्यों है? क्योंकि बेहतर डिस्क्लोजर तो इसी में है ना, दुनिया को पता तो लगे कि हमने मांगे तो 90,000 रुपए थे, पर आए हमारे पास 86,000 है, 4,000 नहीं आए। आप जरा और एग्जाम्पल देखिए जहां पर हम डेबिट बैलेंस वाली आइटम को शो करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया। प्रोविजन जो होते हैं उनके बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, और प्रोविजन बनते कैसे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन क्रेडिट बैलेंस होने के बावजूद भी हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर्स में से लेस करके दिखाते हैं।
अब आप जरा सोचिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस वैसे क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बैलेंस के हिसाब से जाएंगे तो उसको लायबिलिटी साइड पे शो होना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, बेहतर डिस्क्लोजर तो कैसे होगा, जब उसको आप उसके कनेक्टेड अकाउंट के साथ माइनस करके दिखाइए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कनेक्टेड लेजर कौन सा है, डेटर है। मान लो मैं कहता हूं कि 1,00,000 रुपए के मेरे डेटर है, 10,000 में मुझे शक है कि ये शायद पैसे ना दे, तो अगर तुम्हें शक है तो उस 1,00,000 में से ही माइनस करके दिखाओ, उसी में ही दिखाओ, एसेट साइड पे दिखाओ डेटर 1,00,000 और इसमें से शक है, मतलब कुछ ऐसे डेटर है जिनको मुझे लगता है कि मेरे को पैसे वापस नहीं देंगे, तो माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 रुपए और फाइनल फिगर दिखाओ 90,000। ये 90,000 गुड डेटर्स हैं, 1,00,000 टोटल डेटर हैं और 10,000 डाउटफुल डेटर हैं और 90,000 गुड डेटर्स हैं। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन हम उसको एसेट साइड पे शो करेंगे, जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही यहां पर मैं वही बात कह रहा हूं कि कॉल इन एरियर का वैसे तो बैलेंस डेबिट है, बैलेंस के अकॉर्डिंगली जाओगे तो हमें इसको एसेट साइड पे शो करना चाहिए, पर मैं इसको शो करता हूं कहां पर, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस करके दिखाना पड़ेगा। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, बैलेंस के हिसाब से ही क्यों नहीं दिखा लेते, डिस्क्लोजर बेहतर ऐसे ही होगा। तो ऐसे अगर हम डिस्क्लोजर देते हैं तो कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल दोनों दिखती है, तो जितना हमने मांगा अगर सारा ही मिल गया तो कॉल्ड अप और पेड अप भी सेम हो जाएगी, लेकिन जितना हमने मांगा कुछ लोगों ने नहीं दिया तो वो माइनस करके जो आएगा दैट विल बी नोन एज पेड अप कैपिटल। तो कॉल्स इन एरियर का बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसे आता है, इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम दी कॉल्ड अप कैपिटल। तो आप देखिए यहां पर हमने क्या बात लिखी है कि कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो अनपेड है तो इसको कई बार अनपेड कॉल भी बोल दिया जाता है। कॉल्स इन एरियर्स आर शोन एज डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। अब एक और बहुत अहम बात आप जरा ध्यान से देखिए, इस पूरे के पूरे डिस्क्लोजर में हमने कहीं पर भी कॉल्स इन एडवांस नहीं शो किया। क्यों नहीं शो किया, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस जो है वो शो होता है शेयर होल्डर फंड्स के नीचे नहीं, वो कहां जाता है, वो डेट है, वो करंट लायबिलिटी में शो होता है। कॉल्स इन एडवांस का कैपिटल से कोई नाता है ही नहीं, जब तक वो वाली कॉल ड्यू नहीं हो जाती, अगर वो पैसा हमारे पास है भी, वो हमारे लिए उधारी है, तभी आप देख रहे हो यहां पे कहीं पर भी कॉल्स इन एडवांस का जिक्र नहीं है। और एक बात और नोटिस करने वाली है यहां पर, आप अगर देखें भले ही ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब जितने मर्जी कॉन्सेप्ट निकाल दो आप, हमारे लिए जो फिगर रिलेवेंट है, हमारे लिए जो कैपिटल रिलेवेंट है वो है ये वाली 86,000 इज द रिलेवेंट फिगर फॉर अस, क्योंकि यही तो हमारी जेब में आया है। हम कितना इशू करना चाहते हैं सब मिथ्या है, हम कितना इशू कर रहे हैं, कितना इशू करने का इंटेंशन रखते हैं ये भी मिथ्या है, असल में तो कितने लोग सब्सक्राइब होते हैं वो बात है, और उसमें से भी हम कितना मंगवा रहे हैं वो बात है, और उसमें से भी सामने वाला कितना दे रहा है वो असल बात है। तो अल्टीमेटली जो मेरी जेब में आया सच्चाई तो वही है। तो हमारी जेब में क्या आया है, हमारी जेब में आया है पेड अप कैपिटल। मैं कहना ये चाह रहा हूं एक्चुअली में ट्रांजेक्शन तो इसी का हुआ है, पेड अप कैपिटल का हुआ है। बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल शो होती है, ऊपर आप देखिए जो हम फाइनल फिगर शो कर रहे हैं वो कितना शो कर रहे हैं, 86। ना हमने ऑथराइज शो किया, ना हमने सब्सक्राइब, इशूड, कुछ शो नहीं किया, हमने शो कौन सा किया, पेड अप कैपिटल। मतलब ये अगर मान लीजिए ये सारी फिगर्स अलग अलग होती भी हैं, जैसे वैसे तो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली जो होता है इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप सब सेम होता है, बस वो अगर अलग होती भी है तो ऑथराइज से अलग होती है, बस ऑथराइज अलग होती है, बाकी जितनी भी मैंने कैपिटल बोली वो मोर और लेस सेम ही होती है। बट स्टिल एक थ्योरेटिकल अगर मैं डिस्कशन करना चाहूं तो ये सब अलग अलग हो सकती है, और मैंने सब आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। मैं कह रहा हूं चाहे ये अलग अलग है भी, मेरे लिए ये कोई फिगर रिलेवेंट नहीं रखती, कोई फिगर मैटर नहीं करती। इनके नीचे हम सिंपली लाइन खींच के कह देते हैं भाई ये हमारे बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए, बैलेंस शीट के टोटल का हिस्सा नहीं है। बैलेंस शीट में एक्चुअली में कौन सी वाली फिगर जाती है, बैलेंस शीट में एक्चुअली में ये वाली फिगर जाती है। ये वाली फिगर कौन सी है, पेड अप कैपिटल, क्योंकि ये वो पैसा है जो मुझे एक्चुअली में मिला है, तो मैं डिविडेंड भी किस पे दूं। सोचो भाई पैसा लिया है ना, जैसे लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, इस पे डिविडेंड देना पड़ेगा, तो डिविडेंड कौन से वाले पैसे पे दूं, जो पैसा आपके हाथ में एक्चुअली में आया है। जितना आपने मंगवाया है वो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों ने दिया ही नहीं, जिन लोगों ने दिया नहीं तो उनको डिविडेंड क्यों दूंगा। अगर ये 4,000 जो कॉल इन एरियर ये मेरे पास आए नहीं तो उस पर डिविडेंड क्यों दूं भाई, तो डिविडेंड में किस पे दूंगा, पेड अप कैपिटल पे दूंगा, और पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड देना होता है, ये बात पर एमसीक्यू बनते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एक और बात, जितनी बातें बोली हालांकि सब पे एमसीक्यू बनते हैं, एक और बड़ी रिलेवेंट बात यहां पर है,
डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड और पेड ऑन पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। और पेड अप कैपिटल कैसे आता है? कॉल्ड अप कैपिटल में से क्या घटा दो, कॉल्स एंड एरियर्स को घटा दो, तो हमारा क्या आता है? पेड अप कैपिटल। इस पर हम डिविडेंड पे करते हैं। ये बात मैंने अभी बोली थी, लेकिन मैं इस बात को अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहूं, अभी आपने देखा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये वो कैपिटल है जो मैं मैक्सिमम मंगवा सकता हूं, नहीं, ये वो कैपिटल जो मैं मैक्सिमम मंगवा सकता हूं। और मैंने अभी तक कितनी मंगवाई है? 90,000। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे थे? कि ये अनकॉल्ड कैपिटल है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो है कि मैं अगर पूरे के पूरे पैसे मंगवा लूं तो इतने पैसे मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन मैंने इसमें से कितने मंगवाए हैं? तो जितने मंगवा लिए। जो नहीं मंगवाए, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं? इन दोनों के डिफरेंस को हम अनकॉल्ड कैपिटल बोल देते हैं। तो यही बात लिखी हुई है, डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। हमारे इस एग्जांपल में सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितने की थी? 1.5 लाख रुपए की थी। कॉल्ड अप कैपिटल कितने की थी? 90,000 रुपए की थी। तो इन दोनों के डिफरेंस को, जो कि कितना आता है? 60,000 आता है, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? कि वो हमारी अनकॉल्ड कैपिटल है। और 15,000 इंटू 4 करके भी ये 60,000 आ सकता था। तो डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। तो फाइनली अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो सम अप कैसे करेंगे? भाई हमने सबसे पहले कहा कि एक होती है ऑथराइज कैपिटल, ये मैक्सिमम कैपिटल है जो हम इशू कर सकते हैं। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी बोल देते हैं। ये हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में होता है। अब हम इसमें से कितना इंटेंशन रखते हैं इशू करने का, उसको हम क्या बोल देते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल के डिफरेंस को ध्यान रखना, अनइशूड, अनकॉल्ड नहीं, अनइशूड शेयर कैपिटल बोल देते हैं। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल जो होता है, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल। और जो अनकॉल्ड कैपिटल है, इसके लिए हमने कहा था अगर हम ये वाइंडिंग अप के टाइम पर मंगवाते हैं, अगर हम ये प्रण ले लेते हैं कि इसको वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाएंगे, तो इसको फिर हम रिजर्व कैपिटल बोलना शुरू कर देंगे। क्या बोलेंगे? फिर हम इसको रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। और फिर हमने कहा डिविडेंड जो होता है वो हमेशा पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है। मतलब जो पैसा हमने मंगवाया, कुछ लोगों ने अगर नहीं दिया तो कॉल्स एंड एरियर माइनस कर देंगे, और जो कॉल्ड अप में से कॉल्स एंड एरियर को माइनस करके आएगा उसको हम पेड अप कैपिटल बोलेंगे। इस पूरे डिस्क्लोजर्स में कहीं पर भी कॉल्स इन एडवांस नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो कंपनी के लिए डेट होता है, और डेट कहां आता है? लायबिलिटीज में, मतलब वो करंट लायबिलिटी में शो करते हैं। जितनी बातें बोली हैं इसके ऊपर अब हम कुछ रिलेवेंट एग्जामिनेशन एमसीक्यूज देख लेते हैं। आइए जी। अच्छा, अब जो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, जो एमसीक्यू करवा रहा हूं, उसमें कईयों के नीचे सोर्स नहीं लिखा हुआ, पर इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सीबीडी के हैं, मतलब सीए एग्जाम के हैं, और हमारे एग्जाम में आज आ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन हमारे एग्जाम के भी हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट ना अभी तक जो हिस्ट्री है इशू ऑफ शेयर्स की, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं फॉरफीचर के ऊपर, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फॉरफीचर री इशू के ऊपर बहुत क्वेश्चंस हमारे इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, जिनको हम करेंगे भी आगे चल के। फिलहाल ये भी इंपॉर्टेंट है, सीपीटी के क्वेश्चन है, और कई बार हमारे एग्जाम में सीए एग्जाम के क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कॉल्स इन एडवांस आर शोन अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट? सबसे पहली बात, कॉल्स इन एडवांस का मालिकों के पैसों से तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक लायबिलिटी है। और ये कौन सी लायबिलिटी है? इसको हम जनरली करंट लायबिलिटी ट्रीट करके ही बैलेंस शीट में शो करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। The term calls in arrears is shown in the company's balance sheet. ध्यान रखना, calls in arrear का वैसे बैलेंस डेबिट होता है, एसेट साइड की वैसे ये आइटम है, पर हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड पे शो करेंगे तो इसे बाय वे ऑफ डिडक्शन शो करना पड़ेगा। और इससे किससे डिडक्ट करेंगे, किससे रिड्यूस करके शो करके दिखाएंगे? कॉल्ड अप कैपिटल से। तो ये हम शो करते हैं एज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स एंड एरियर को माइनस करेंगे तो पेड अप कैपिटल आएगा, और वही पेड अप कैपिटल है जिसके ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं। ऑथराइज कैपिटल के मैंने आपको दो नाम और लिखवाए, यहां पर कौन सा गिवन है? नॉमिनल कैपिटल। फिर से क्वेश्चन है, ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। हमने अभी देखा सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो थी हमारे, अभी जो हमारा एग्जाम्पल था वहां पे कितनी थी? 1.5 लाख थी। कॉल्ड अप हमारी कितनी थी? 90,000 थी। और इस दोनों के डिफरेंस को हमने क्या कहा था? कि वो अनकॉल्ड कैपिटल है। कौन सी कैपिटल थी? अनकॉल्ड कैपिटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। आप जरा समझे, हमारे एग्जाम्पल में ऑथराइज्ड कैपिटल थी 20,000 शेयर्स की, मतलब 2 लाख रुपए की। इसी 2 लाख में से अभी हमने कितना इशू करने का सोचा है? हमने कहा है अभी हम 16,000 शेयर इशू करेंगे, मतलब 1,60,000 का पैसा रेज करेंगे। कहने का मतलब यह है, एट मोस्ट इशूड कैपिटल विल बी इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड क्या है? मैक्सिमम,
इतने तक इशू कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम जा ही नहीं सकते। अगर इससे ज्यादा जाना है तो पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़वानी पड़ेगी आपको कंपनीज एक्ट का प्रोसीजर फॉलो करके। कहने का मतलब यह है कि ऑथराइज कैपिटल से ऊपर हम जा ही नहीं सकते, एट मोस्ट उसके बराबर पहुंच सकते हैं। तो इशूड कैपिटल ना हम कह सकते हैं कि ऑथराइज कैपिटल का ही तो हिस्सा है। इतना इतना इशू कर सकते थे, इतना हमने इशू कर दिया, ठीक है। तो इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, यस इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। इट कैन बी मोर देन ऑथराइज कैपिटल, ना 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 ना, ये कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कॉल्ड अप कैपिटल is the amount of nominal value of the shares that has been called by the company for payment from the shareholder। कहता कॉल्ड अप कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल है जो कि हमने शेयर होल्डर से कॉल करी है ताकि वो पेमेंट कर दें। हाँ बिल्कुल सही बात है। और इसी में से जो वो नहीं पे करते उसको डिडक्ट करने के बाद पेड अप आता है, तो वो बोलता है पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव पेड फॉर। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लगती है। रिजर्व शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रहा है, कह रहा बताइए रिजर्व शेयर कैपिटल कौन सी होती है। पहले तो ये ध्यान रखें, इट इज दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। वो जो 6 रुपए मंगवा लिए थे, 4 नहीं मंगवाए थे, अनकॉल्ड कैपिटल। हो सकता है कि हम पूरी की पूरी अनकॉल्ड कैपिटल को ही रिजर्व कैपिटल घोषित कर दें, और हो सकता है उसमें से एक हिस्सा 4 रुपए में से हमने कहा भाई 2 रुपए हम रिजर्व कैपिटल मान लेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। इट इज दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कहता बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन ऑथराइज्ड कैपिटल, ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इशूड कैपिटल इज लेस देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है, हमने जितना इशू करने के लिए बोला, हमारे एग्जाम्पल में 16,000 था, अगर उससे कम एप्लीकेशंस आएंगी तो हम क्या बोलेंगे, वो अंडर सब्सक्रिप्शन है। हमारे पास एप्लीकेशन 15,000 की आई तो हम क्या बोलेंगे, वो अंडर सब्सक्रिप्शन है। मतलब अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम होगी जितना हम इशू करना चाहते हैं। नहीं, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम होगी। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो लोग ज्यादा सब्सक्राइब करना चाहेंगे, ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएंगी, पर फिर भी हम मैक्सिमम तो कितना सब्सक्राइब करवाएंगे, जितना इशूड कैपिटल है। कहने का मतलब यह है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल या तो इशूड कैपिटल के बराबर होगी या उससे कम होगी अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो यहां पे ना ये उल्टी बात कर रहा है, कह रहा है इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इशूड कैपिटल इज लेस देन। अरे अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल विल बी लेस देन इशूड कैपिटल। तो मुझे तो यही स्टेटमेंट फॉल्स लग रही है, पर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो आप आगे की स्टेटमेंट भी पढ़ लिया करें। अनकॉल्ड कैपिटल मे बी कन्वर्टेड इनटू रिजर्व कैपिटल, कह रहा है हम अनकॉल्ड कैपिटल को रिजर्व कैपिटल बना सकते हैं। बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल इन एरियर, बिल्कुल ठीक है। पेड अप कैपिटल कैसे आती है, कॉल्ड अप में से कॉल इन एरियर को माइनस करते हैं। तो इन सारी स्टेटमेंट्स में से फॉल्स स्टेटमेंट है बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर कैपिटल इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट। क्या हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल अभी देख रहे थे, बैलेंस शीट में शो कर रहे थे, हाँ जी कर रहे थे। क्या ऑथराइज कैपिटल, हाँ जी ये भी कर रहे थे। पेड अप कैपिटल ये भी कर रहे थे। कौन सी नहीं कर रहे थे, अनइशूड शेयर कैपिटल। 4,000 शेयर्स जो हमने इशू ही नहीं करे वो हमने बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाया। डिविडेंड्स किस पर पे होते हैं, डिविडेंड पे होते हैं पेड अप कैपिटल पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर हमें कॉल्ड अप कैपिटल दी हुई है, कॉल इन एरियर दिया हुआ है, कॉल्स इन एडवांस दे रखा है, और डिविडेंड का हमें परसेंटेज बता रखा है, 15% से डिविडेंड डिक्लेयर करना है या डिविडेंड पे करना है। हमसे पूछा गया है आप अमाउंट बता दीजिए। आपको ये अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले तो पेड अप कैपिटल निकालना पड़ेगा। पेड अप कैपिटल निकालने का तरीका है, पहले आप कॉल्ड अप कैपिटल लीजिए। कॉल्ड अप कैपिटल हमारी इस क्वेश्चन में है 5 लाख, उसमें से कॉल्स इन एरियर्स को माइनस कर दीजिए, वो है 40,000। जो ये आएगा इसको आप कहेंगे ये हमारा पेड अप कैपिटल है।
ठीक है, कितना पेड अप कैपिटल हो जाएगा हमारा? 4,60,000। और इस पर हम डिविडेंड पे कर देंगे। सर आपने यहां पर कॉल्स इन एडवांस का तो कुछ नहीं किया। अरे भाई वो पागल बनाने के लिए दे रखी है, मैं बताता हूं, रुको पहले 4,60 का 15% बताओ। $69,000। 69,000 मतलब डी इज द आंसर। अब आप मुझे बताइए, हमने बैलेंस शीट अभी जो डिस्कस करी, कहीं पे भी कॉल्स इन एडवांस को कहीं पर भी रिफ्लेक्ट करवाया? नहीं करवाया। हमने वहां पे कॉल इन एडवांस की बात ही नहीं करी। कॉल्ड अप कैपिटल में से एरियर को माइनस किया, पेड अप कैपिटल आ गया। और कॉल्ड अप कैपिटल किया जितना हमने अभी मंगवाया है, जो हमने नहीं मंगवाया है उसकी तो हम बात ही नहीं करी है वहां पर। कॉल्ड अप कैपिटल जब हम ले रहे हैं यहां पर, ये जो कैपिटल ले रहे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल ले रहे हैं, ये क्या है? जो हमने मंगवाया है। और कॉल इन एडवांस क्या होता है? जो हमने नहीं मंगवाया है वो भी आ गया। जो हमने नहीं मंगवाया है उसकी तो हम यहां बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर कॉल इन एडवांस हो ही नहीं सकती। जब इसके अंदर है ही नहीं तो मैं माइनस क्यों करूं? और प्लस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस पे तो हमें क्या देना होता है? इंटरेस्ट। इस पे डिविडेंड थोड़ी देते हैं। तो आप समझिए, हम जब यहां कॉल्ड अप कैपिटल ले रहे हैं, हम ऐसी कैपिटल की बात कर रहे हैं जो हमने मंगवाई है। और कॉल इन एडवांस वो अमाउंट होता है जो हमने मंगवाया नहीं है पर सामने वाले ने दे दिया। तो जब इसमें हम उस वाले अमाउंट की बात ही नहीं कर रहे, तो फिर उस पे यहां पे इसका कुछ भी करना लॉजिकली नहीं है, नहीं ना। तो कॉल्स इन एडवांस आपको सिर्फ पागल बनाने के लिए वो कभी कभी देगा, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 28 आप ट्राई कीजिए जल्दी से। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले ये 285 लिखा ऐसे, उसमें से माइनस कर दिया, सर ने कहा था एडवांस नहीं कुछ करते लेकिन एरियर का तो करते हैं, 15,000 माइनस कर दिया और ये आ गया 2,70,000 और इस पे डिविडेंड निकाल दिया। कितने बच्चों ने किया है? काफी बच्चों ने किया होगा। ये बेवकूफियां कई बच्चे कर देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे क्या वर्ड लिखा है? पेड अप लिखा है। वो पहले ही बता रहा है कि जो दे रहा हूं वो पेड अप कैपिटल है। जब उसने दे ही पेड अप कैपिटल रखी है तो पेड अप कैपिटल कैसे निकालोगे आप? नहीं, सीधा 285 पे निकालो डिविडेंड का परसेंटेज अप्लाई करके। आपको यहां कुछ नहीं करना और एक्स्ट्रा। तो ये बात यहां पर कई बच्चे इग्नोर कर जाते हैं और बस उसका फिर हमें भुगतान करना पड़ जाता है एग्जाम में। यहां पर लिखिए, in this question paid up capital is given, thus we will ignore call scenarios. तो डिविडेंड हमारा आ जाएगा 2,85,000 85,000 का 20%, जो कि 57,000 होता है। A is the answer. इशू ऑफ शेयर्स का रिवीजन अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज जो हम एएस लिख के जा रहे हैं वो है एएस नंबर 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। देखो, हर एक कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है जब उनके पास सरप्लस कैश होता है, और वो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके बारे में ये एएस बोलता है।
तो मुझे अब जल्दी से आज क्या करें, सारे के सारे एएस रिवाइज करवाइए। सर सबसे पहला एएस नंबर 1 था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एएस नंबर 2 था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, एएस नंबर 4 contingencies and events occurring after balance sheet date, AS नंबर 5 net profit or loss for the period, prior period items, changes in accounting policies, AS नंबर 6 विड्रॉ हो चुका है लेकिन स्टिल हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में रेफरेंस दिया हुआ तो हमें याद रखना है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ये मर्ज हो चुका है AS नंबर 10 के साथ, AS नंबर 7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, AS नंबर 8 अब नहीं रहा, AS नंबर 9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS नंबर जो 11 है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, AS नंबर 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स की अकाउंटिंग पर है और एएस नंबर 13 जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग पर है। पिछली क्लास में हमने एब्रिविएशन जो लिखी थी वो लिखी थी सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसे हमारे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, अमेरिका में सीपीए होते हैं, और जैसे हमारे यहाँ पे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गवर्न करती है जो प्रोफेशनल बॉडी आईसीएआई, ठीक है ना, ऐसे ही वहां पर सीपीए के लिए कौन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। सीपीए क्या है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, और एआईसीपीए क्या है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।